बात करने लगे। तो साथियों, आज का जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण रखने की क्या आवश्यकता है, जबकि बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो वामसेठ के बहुत पुराने लोग हैं। हमारे बीच में चंपालाल जी बामणिया साहब बैठे हुए हैं। मैंने तो खुद इन लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई उनको मंच पे होना चाहिए था, वो सामने क्यों बैठे हैं? तो कार्यकर्ताओं में कोई भला आदमी था, उसने कहा कि हम दोनों को अलग नहीं करना चाहते हैं, फिर एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा। लेकिन जिस मिशन की हम बात कर रहे हैं, जिस मिशन को लेकर के आज हम प्रशिक्षण दे रहे हैं या देने लायक हुए हैं, आप जैसे लोगों का सोचा हुआ है। आप लोगों जैसे हम जाते थे ऑफिस में और फटाक से जितना मांगते इतना दे देते, बस मेरा नाम वाम कहीं मत लिखना, ले जाओ और काम करो। हमें समझाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पब्लिसिटी में आ जाएं और जो देना चाहते हैं वो भी न देखना। सावड़ाराम जी हमारे बीच में बैठे हुए, बहुत पुराने साथी जो बहुत पहले बीएसपी से रिलेशन रखते थे, और बीएसपी और वामसेठ कभी अलग नहीं है विचारधारा के मामले में। प्लेटफॉर्म अलग अलग हो सकते, तो विचारधारा में इन लोगों से भी हमें बहुत कुछ पहले से सीखने को मिला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं तो हम बड़े हो गए और यहाँ कोई विद्वान है नहीं। ये एक जिम्मेदारी होती है कि किसी न किसी को इसे पूरा करना पड़ेगा। रही बात प्रशिक्षण की, तो बहुत सारे विद्वान लोग जैसे भंते जी हमारे बीच में बैठे, हम इनको क्या प्रशिक्षण देंगे? ये तो ऑलरेडी प्रशिक्षक है। और बहुत सारे लोग जो वामसेठ के नाम या राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के नाम की बात करोगे तो कहेंगे हम तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और प्रशिक्षण भी कई ले चुके हैं, कई बार हमने कैडर लिए हैं, और अब ये बार बार इन लोगों को प्रशिक्षण लगाने की क्या आवश्यकता है? हो सकता है कि इनको पेटी घुमाकर पैसा इकट्ठा करना होता हो, लेकिन साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पेटी में कोई 400-500 रुपया आएगा और मेरा भाड़ा यहाँ से वहां से आने का आज का और कल का मिलाएंगे 6000 हो जाएगा। एक गाड़ी अभी छोड़ के गई, दूसरी कल लेने आएगी। प्रशिक्षण की आवश्यकता क्या है? प्रशिक्षण की आवश्यकता ये है कि हर दिन दुनिया में परिवर्तन होता है, हालात बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, विचारों के अंदर भी परिवर्तन आता है, लोग भी नए नए आते हैं। आज से 20 साल पहले जिन लोगों को हम प्रशिक्षण देते थे, आज उनके मेरी तरह सारे बात मेरे भी सफेद हो गए, उनके भी हो गए। आज से 20 साल पहले जो बच्चा जन्मा था, आज हमारे सामने बैठकर प्रशिक्षण ले रहा है, वो 18-20 साल का हो गया है। तो ये इसके अंदर एक निरंतरता, और जिसको अंग्रेजी में जैसे कहते हैं आज की टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में, इसको अपडेट करना पड़ता है, जानकारियों को भी अपडेट करना पड़ता है। हालातों के अनुसार दुश्मन भी दाव पेच बदलता है, दुश्मन भी अपनी रणनीति बदलता है। उस रणनीति और दाव पेच को जब तक हम समाज के सामने उजागर करके नहीं रखेंगे, समाज वर्तमान की परिस्थितियों को समझ नहीं पाएगा और वो अपने दुश्मन को लड़ नहीं पाएगा, उससे लड़ नहीं पाएगा। इसलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्राइमरी तौर पे हम लोग बात कहें तो प्रशिक्षण में यही बात आती है कि भारत की सामाजिक व्यवस्था जो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कहीं पर भी जाइए आप, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो नागरिक हैं, उनका सारा सिस्टम जो है वो सोशल सिस्टम के ऊपर उसके ऊपर मतलब कहते हैं कि निर्भर होता है, डिपेंड होता है। जहां की जैसी सामाजिक व्यवस्था होगी, वहां की ऐसी आर्थिक व्यवस्था होगी, वहां की ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था होगी, वहां की ऐसी धार्मिक व्यवस्था होगी, वहां की ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होगी। ये जो मुख्य रूप से राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक और आर्थिक जो सिस्टम है, जो ढांचा है, वो सामाजिक ढांचे के ऊपर निर्भर करता है। आप देख सकते हैं अपने आसपास, अपने समाज में, अपने परिवार में,
हमारे समाज के अंदर जो व्यवस्था है भारत के अंदर, जिसको हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं, वर्ण आधारित जो व्यवस्था है, उस वर्ण आधारित व्यवस्था में 4 वर्ण जो है, ये 4 वर्ण बराबर नहीं है। 1 2 3 4 ऐसे नहीं है, ऐसे है 1 2 3 4। तो ये सामाजिक ढांचा है। इस सामाजिक ढांचे में जो व्यक्ति जिस जगह है, उसकी आर्थिक स्थिति भी उसी जगह है, उसकी राजनीतिक स्थिति भी उसी जगह है, उसकी धार्मिक स्थिति यानी धर्म में भी उसका दर्जा जो है वो उस जगह है, और आर्थिक रूप से भी वो, शैक्षणिक रूप से भी वो उस जगह है। आप देख सकते हैं कि भारत की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण है, चाहे वो संख्या में मुट्ठी भर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन व्यवस्था में ऊपर है। तो शिक्षा में ऊपर है, आर्थिक स्थिति में ऊपर है, मान सम्मान में धर्म के नाम पर जो मान सम्मान है उसके अंदर सबसे ऊपर है, और राजनीति में तो पूरा ऊपर है ही। जो ऊपर है वो ऊपर है, चारों जगह ऊपर है। और वर्ण व्यवस्था के अंदर सबसे लास्ट में शूद्र। शूद्र का मतलब ये मत समझ लेना कि एससी और एसटी, एससी और एसटी शूद्र है नहीं, थे नहीं और होंगे भी नहीं। उनके सिस्टम में, उनकी दृष्टि में शूद्र वे लोग हैं जिसको आज ओबीसी के नाम से जाना जाता है, वो शूद्र है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आउटकास्ट, बहिष्कृत समाज, जो सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में शामिल ही नहीं है, जिसे वामसेव के संस्थापक लोगों ने कहा वेस्ट मटेरियल। उनकी व्यवस्था ने, उनके सिस्टम ने इनको वेस्ट मटेरियल समझा, इनको वर्ण व्यवस्था में शामिल करना उचित नहीं समझा, उनके कोई लेना देना नहीं, बस बाहर वर्ण बाहर। लेकिन जो शूद्र आज का ओबीसी है, वो अगर इस संविधान से पहले की उनकी स्थिति को देखा जाए तो चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, और आज संविधान लागू होने के 70-71 साल बाद में भी उनकी स्थिति इन चारों जगह पर एक जैसी है, यानी चौथे नंबर पे है तो चौथे नंबर पे ही। इतनी बड़ी जो सामाजिक व्यवस्था भारत के अंदर है, और इस सामाजिक व्यवस्था में इतना बड़ा जो असमानता का मामला बना हुआ है, और एक सिस्टम बना हुआ है कि जो जहां पैदा हुआ है उसे वहीं पर मरना है, वो दूसरे में नहीं जा सकता। हाँ, अगर कहीं सामाजिक बहिष्कृत की बात आती है तो नीचे जरूर जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। समझ, सही कह रहा हूं ना मैं आपको? अगर मान लीजिए सबसे नीचे दर्जे की जो जाति है, उसने भी अगर अपनी जाति के किसी आदमी को समाज से बहिष्कृत कर दिया, तो बहिष्कृत करने के बाद में वो कोई ओबीसी में नहीं चला जाएगा कि भाई यहां से बहिष्कृत कर दिया, अब इसलिए ओबीसी में चला जाएगा। नहीं, वो उससे भी नीचे वाला दर्जा जो है वहां जाएगा। तो पहली बात तो जाता नहीं है, 10 लाख का जुर्माना भर देगा, लोगों को 20-20, 40-40 रुपये घी खिला देगा, लेकिन रहूंगा उसी जाति से बाहर मत करना भाई, है ना? मैं तो कह रहा हूं 10 रुपये घी मैं खिला दूं, मुझे कोई जाति से बाहर कर दे। कोई जाति के अंदर आने के लिए घी खिलाता, मैं खिला दूं बाहर निकाल देंगे, जबकि खिलाने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी निकल चुका हूं, अब हो नहीं वहां पर। तो ये सिस्टम है कि आप जहां पैदा हुए हो वहीं आपको मरना है, और मरने के बाद अब तो शमशान भी आपके नाम से ही हो गया है। वहां पर भी अब आपको एक ही जगह पर जलाने नहीं दिया जाएगा, उनके लिए भी अलग से बनाओ, जाति का अलग अलग बनाओ। तो ये जो जाति सिस्टम है, ये भारत में समझने की आवश्यकता है, और इसीलिए समझा रहा हूं कि व्यवस्था किसने बनाई, किसने बनाई ये हम नहीं जानते। क्यों बनाई
ये भी नहीं जानते। जब किसने बनाई ये नहीं जानते तो क्यों बनाई इसका भी नहीं जानते। हमारे को सिर्फ एक कह दिया कि ये सारा जो किया है भगवान ने किया। लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं, पता कर और कुछ मांगने जाते होंगे या क्या क्या करने जाते होंगे। और मैं जब से वामशेप में आया हूं तकरीबन 22-23 साल से भगवान को एक ही काम के लिए ढूंढ रहा हूं कि कहीं मिल जाए तो जूते का काम मिलेगा, जबकि मिलने वाला है नहीं, वो मिलेगा नहीं। क्योंकि अगर ये बात तेरे ऊपर आती है कि भगवान ने जाति बनाई, भगवान ने वर्ण व्यवस्था बनाई, तो इसके लिए अगर तू जिम्मेदार है तो समाज में मेरा अपमान तिरस्कार होता है, मेरे समाज को कहीं जो है किसी शोषण होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार तू है। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि किसी भी भगवान ने इतना घटिया काम नहीं किया। क्योंकि जिसको हम भगवान कहना चाहेंगे, जिसको हम भगवान मानेंगे, वो वास्तव में भगवान होगा ना। भगवान होगा तभी तो उसको भगवान मानेंगे ना। किसी निठल्ले नालायक को, चोर को, लुच्चे को, लफंगे को भगवान मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। भगवान उसी को मानेंगे जो वाकई से भगवान के लायक होगा, काबिल होगा। और जिसको हम भगवान मानेंगे वो अगर वास्तव में भगवान के काबिल है, वास्तव में भगवान है, तो वो इतना गिरा हुआ काम कर नहीं सकता। वो इतना गिरा हुआ काम कर नहीं सकता। इसका मतलब है कि भगवान ने ये काम बिल्कुल नहीं किया। ये काम भगवान ने बिल्कुल नहीं किया। भगवान ने भारत की सामाजिक व्यवस्था के अंदर 6,743 जातियां तो SC, ST और OBC में है। उसके अलावा कुछ जातियां जो सवर्णों के अंदर मानी जाती है। इस प्रकार का जो सामाजिक सिस्टम भारत के अंदर बना हुआ है, 6,743 जातियां बनी हुई है। प्रकृति या भगवान का जो सिस्टम है वो क्या है? वो सिस्टम है कि मनुष्य पैदा कैसे होता है और फिर वो बड़ा कैसे होता है और उसके बाद मर कैसे जाता है। उसके अंदर कहीं पर भी अगर 743 तरीके हैं तो हम मान लेंगे कि ये भगवान ने या कुदरत ने बनाया हुआ खेल है। 6,743 जातियां हैं, हमारी पहचान है, लेकिन जन्म सबका एक जैसा होता है। जन्म की प्रक्रिया एक ही है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण जो है वो जन्म होते ही तीसरे दिन फटाक से खड़ा होकर चलने लगता है, प्रवचन देने लगता है, ऐसा तो नहीं है। उसको भी पैरों पे चलने के लिए तो 1.5-2 साल लग ही जाता है। दुतला कर बोलने के लिए 3-4 साल तो लग ही जाता है। और वैसा हमारे अंदर भी है कि हमारा भी बच्चा ठीक उसी प्रोसेस में बड़ा होता है। और जो जीवन जीने की शैली है वो भी एक कॉमन है। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, खाए बिना नहीं रह सकता, हवा लिए बिना जिंदा नहीं रह सकता, पानी पिए बिना जिंदा नहीं रह सकता, ये सारी चीजें कॉमन है। तो इसका मतलब है कि प्रकृति, कुदरत या फिर किसी को नाम दे दे भगवान का, उसने तो कहीं पर भी भेद हमारे साथ में नहीं किया। उसने हमारे साथ भेद नहीं किया, फिर हमारे साथ भेद हो क्यों रहा? इसको समझना पड़ेगा। तब जाकर बीमारी का कारण जाने बिना बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। आपको मलेरिया हो रहा है और आप टीबी के इंजेक्शन लिए जा रहे हो, दवाई लिए जा रहे हो, मरोगे। ठीक होने की बजाय मरोगे। आपको डॉक्टर को दवाई लिखने से पहले तय करना पड़ता है कि इसको क्या बीमारी है। जब तय हो जाता है तभी उसका सही ढंग से इलाज होता है, तभी वो ठीक हो पाता है। वही स्थिति हमारे यहाँ है कि हमारी सामाजिक बीमारी जो है उसको खत्म करने के लिए उसके कारणों को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ किसी भगवान ने ऐसा नहीं किया, यहाँ किसी प्रकृति ने ऐसा नहीं किया, यहाँ किसी भी वायुमंडल या ब्रह्मांड ने ऐसा नहीं किया, यहाँ पर किसी भी ग्रह या उपग्रह ने ऐसा नहीं किया। यहाँ जो कुछ भी किया वो मानव ने किया, इंसान ने किया। इंसान के बीच में भेद इंसान ने किया। प्रकृति ने क्या किया? प्रकृति ने
जो इंसान है उस इंसान के अंदर जिस तरीके से जानवरों से लेकर के पक्षियों से लेकर के सबके अंदर एक नस्ल होती है, नस्ल होती है, रेस, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं रेस। वो जो रेस है वो मनुष्य में भी होती है क्योंकि जानवरों में भी होती है। कल हम वहां गए थे तो जैसलमेर साइड में कुछ लोगों को हमने पूछा भाई कौन सी गाय है, तो बोला थार पार कर गाय, नस्ल है वो। हमारे इधर नागौर के बैल काफी मशहूर है, मंगेश, मंगेश को पता होगा, बोलते हैं हमारे इधर लोग बोलते हैं नागौरी बैल। हरी जी आप भी थोड़ा उधर से है, जानते होंगे नागौरी बैल, ठीक है। ये एक ही गाय के दो हुए ना, एक नागौरी हो गए, थार पारकर हो गए, और भी बहुत है, मुझे तो इतना याद नहीं है क्योंकि मैं तो मनुष्यों वाले में लगा हुआ, इसलिए जानवरों वाला इतना याद नहीं है। लेकिन है नस्ल उधर है, बहुत है। ऊँटों के बारे में भी है, घोड़ों में भी नस्ल होती है, कुत्तों में भी नस्ल होती है। हाँ, कुत्ते तो मेरे घर में भी है, इसलिए थोड़ा नस्ल का पता है मुझे। ये जो बात बता रहा हूं ये नस्ल है, लेकिन यहां कहीं पर भी उस नस्ल में भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनमें कहीं भेदभाव हो, भेदभाव हो ऐसा कहीं पर भी नहीं है। घोड़ा चाहे किसी भी नस्ल का हो चढ़ने के ही काम आता है, बैल चाहे किसी भी नस्ल का हो वो जोतने के ही काम आता है, ऊंट चाहे किसी भी नस्ल का हो लेकिन वो हल में जोतने, गाड़े में जोतने या फिर सवारी के ही काम आता है, काम वही आता है। मनुष्य के अंदर नस्ल है क्योंकि अलग अलग परिवेश, अलग अलग वातावरण में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग भूगोल में पैदा होने की वजह से वहां का उनका डीएनए अलग बन जाता है। लेकिन मनुष्य में समानता होती है, ऐसा नहीं है कि एक नस्ल वाले के 3 कान हो, है? मनुष्य में जितनी भी नस्ल है सबके कान 2 ही है। ठीक है, नाक की बनावट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी मोटी टोटी हो सकती है लेकिन नाक इतना ही है, वही है, यही है ना। तो ये नस्ल की बात तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था भारत की है वो सामाजिक व्यवस्था जितनी असमानता पर आधारित है उसके अंदर प्रकृति का या भगवान का या किसी भी अन्य ऐसी शक्ति का कहीं पर भी कोई रोल नहीं है। यहाँ पर ये रोल अगर किसी का है तो वो है स्वार्थी तत्वों का, स्वार्थी तत्वों। वामसेप ने पिछले 40-45 साल से जन जागृति का एक अभियान चलाया हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है और लोगों को अपने दोस्त और दुश्मन के बारे में बताने का काम कर रहा है। जैसे जैसे परतें खुलती है वैसे वैसे चीज सामने आती है। पहले जब नहीं पता था तो सिर्फ पहचान के तौर पर ज्योतिबा फूले के समय में ये बात आई कि भाई आखिर में इन लोगों को शिक्षा से वंचित क्यों किया गया, क्यों इनको संपत्ति से वंचित किया गया, क्यों इन लोगों को जो है बोलने तक के अधिकार नहीं दिए गए, ये सारी बातें क्यों हुई। उन्होंने जब इसके ऊपर मंथन किया, चिंतन किया, खोज की, उसके ऊपर जो है रिसर्च वर्क किया, तो उनको पता चला कि एक वर्ग विशेष के लोग जो है वो एक सामाजिक व्यवस्था बना करके बाकी के लोगों को अपने अधीन और गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। तो वो अपनी खोज के मुताबिक जब आगे बढ़े तो उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपनी विद्वता को काम में लेते हुए यहाँ तक का डिसीजन लिया कि यहाँ पर कुछ विदेशी लोग हैं जो लोग भारतीय मूल के लोगों को दबा करके रखना चाहते हैं। ये ज्योतिबा फूले का पहला कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर विदेशी और मूल निवासी की बात उन्होंने पहली बार जिक्र किया इस बात का। तो ये बात सामने आई कि यहाँ कोई बाहरी लोग हैं, क्योंकि उनकी खोज का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि भारत के अंदर बहुत सारे बाहरी लोग आए थे और भारत को समय समय पर गुलाम बनाया था, और ज्योतिबा फूले के समय में भी अंग्रेज भारत को गुलाम बनाए हुए थे। तो ज्योतिबा फूले के लिए ये एक शोध का विषय बन गया कि विदेशी हुकूमत तो अंग्रेजों की है, लेकिन अंग्रेज तो हमारे हित में काम कर रहे हैं। अंग्रेज नहीं होते ज्योतिबा फूले नहीं पढ़ पाते, अंग्रेज नहीं होते तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पढ़ पाते,
क्योंकि अंग्रेजों की एक समस्या थी कि यहाँ के लोग जिनसे उनको काम लेना है, चाहे सेना में, मिलिट्री में काम लेना है, चाहे अन्य सेवाओं में काम में लेना है, तो जब तक वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी नहीं जानेंगे तब तक उनसे क्या काम किया जाए। अगर उनके घर में एक नौकर है, अंग्रेज किसी अफसर के घर में नौकर है, और अगर वो अंग्रेजी नहीं जानता है, ठीक है ना, तो वाटर चिल्लाते ही मर जाएगा। वो तो जो चपरासी घर में है वो तो एक बार जूता ला के देगा, एक बार चम्मच ला के देगा, एक बार कुछ ला के देगा, उसको पता नहीं वाटर क्या होता है। जो मंगाएगा वो नहीं लाएगा, दूसरी चीज लेके आएगा, उसको पता नहीं है। तो उनके लिए कंपल्सरी चीज थी कि जिन लोगों से सेवा लेनी है उनको कुछ ना कुछ पढ़ाना पड़ेगा। और ये संघर्ष हुआ, इस देश के ब्राह्मणों ने इसका भयंकर विरोध किया, भयंकर विरोध किया कि नहीं आप इनको नहीं पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर क्यों पढ़ पाए? इसलिए कि उनके बाप सेना में सूबेदार थे। सेना में सूबेदार थे तो वहां अंग्रेजी चलती थी, अंग्रेजी में ही वहां पर सारे आदेश निर्देश मिलते थे, इसलिए वो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी अंग्रेजी पढ़ने लिखने का अवसर मिला, उनके लिए कंपल्सरी हुआ। ज्योतिबा फूले जो है, उनके पिता गोविंदराव फूले, वो अंग्रेजों के वहां पर फूल वगैरह वो सारा गुलदस्ते वगैरह देने जाते थे, तो उनके लिए वो जरूरी था, इसलिए उनकी वजह से उनको पढ़ने का अवसर मिला। ये पढ़ाई के शुरुआती दौर थे। तो उस समय ज्योतिबा फूले देखते हैं कि भाई अंग्रेज है, ये भी विदेशी है, जिनको हम विदेशी कह रहे हैं, मान चुके हैं, विदेशी हैं भी, ये हमें पढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इस देश में कौन है जो हमारे पढ़ाने के ऊपर विरोध कर रहा है? एकदम से एक्सपोज हो गया मामला, क्योंकि सिवाय ब्राह्मणों के और कोई नहीं थे। ब्राह्मण ही थे जिन्होंने ज्योतिबा फूले के पहला स्कूल खोलने और शिक्षा का कार्य शुरू करने पर उनके पिता गोविंदराव फूले को भड़का करके उनको घर से निकलवा दिया था कि अपने बेटे को ऐसा काम करने से रोको, नहीं तो हम तुम्हें गांव से निकाल देंगे। आप लोग नहीं जानते, अब तक का मामला था, अभी अभी आजादी के बाद में भी, क्योंकि संविधान इंप्लीमेंट होते होते बहुत टाइम लग गया। अब तक 40 साल पहले तक था कि अगर किसी आदमी को गांव से निकाल दिया तो दूसरे गांव वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, दूसरे गांव में उसको रहने की इजाजत नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में अगर गोविंदराव फूले को निकाला जाता है तो वो कहां जाएंगे, ये भय था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को इतना पवित्र और इतना महान काम करने से रोका कि बेटा तू बंद कर, नहीं तो हमको निकाल देंगे। और यहाँ से अगर निकाल देंगे तो कोई भी अपने राज्य में या क्षेत्र में या गांव में हमें गाड़ी से उतरने नहीं देगा, हमारी बैलगाड़ी से उतरने नहीं देगा, हमें रहने के लिए जगह देना तो बहुत दूर की बात है। उसके बावजूद भी उन्होंने उस परिस्थिति का सामना किया। क्यों किया? क्योंकि वो जान चुके थे कि इस देश के अंदर एक वर्ग विशेष ऐसा है जो बहुत बड़े तबके को शिक्षा से वंचित रख करके गुलाम बनाने का काम कर रहा है। इसलिए उन्होंने ये काम किया।